नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। संसद में हंगामे पर चिराग पासवान का राहुल गांधी पर हमला, बोले जिद और अहंकार से लोकतंत्र का अपमान। ममता बनर्जी की एससी पेशी पर विवाद, एसआईआर मामले में सुनवाई, पदासीन सीएम की व्यक्तिगत पेशी को असंवैधानिक बताया, सीजीआई सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। नेपाल चुनाव के लिए सीमा पर विशेष निगरानी, भारत नेपाल समन्वय बैठक संपन्न, मतदाताओं के सुरक्षित मतदान और अवैध तस्करी पर कड़ी नजर। हाथरस में 2 वर्षीय मासूम की मौत, तेज रफ्तार कार ने कुचला, हाईवे जाम, थाने पर पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालत काबू में किए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याओं को सुना। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जन समस्याओं के शीघ्र, प्रभावी और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बजट सत्र के दौरान संसद में हुए हंगामे को लेकर विपक्ष, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा अभी बाकी है, लेकिन विपक्ष की सोच समझी राजनीति के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। चिराग ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी की जिद पर तंज कसते हुए चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के हट के कारण न केवल सदन की कार्यवाही रुक रही है, बल्कि अन्य विपक्षी दल की अपनी बात रख पाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि सदन में कागज फाड़ना और आसान के सामने खड़े होकर हंगामा करना लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। ममता बनर्जी और अन्य क्षेत्रीय दलों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए चिराग ने कहा कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, लेकिन संसद में अपनी बात रखने का मौका आने पर चुप रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इसे केवल राजनीतिक अखाड़ा बना रहा है। चिराग पासवान ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी के अहंकार और जिद के कारण पूरे विपक्ष को नुकसान हो रहा है और जनता के पैसे की बर्बादी भी हो रही है। बजट प्रस्तुत किया गया और इस बजट को लेकर सदन में अभी चर्चा होनी बाकी है, पर जिस तरीके से विपक्ष ने सदन को पूरी तरीके से सदन में गतिरोधक बनके सदन को चलने से रोकने का एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष ये भूमिका निभा रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं हो सकी। कई दलों ने जो अपनी बातों को रखना चाहते थे, यकीनन उसमें सत्ता पक्ष के भी लोग थे, हम लोगों के सांसद ने भी तैयारी कर रखी थी, पर विपक्ष के भी कई ऐसे सांसद थे जो अपनी बातों को रखना चाहते थे, अलग अलग दलों के। पर सिर्फ एक व्यक्ति की जिद में, नेता प्रतिपक्ष की जिद कि अगर मैं कहूँगा तो इसी विषय पे बात करूँगा, जबकि चेयर के माध्यम से उस पर रूलिंग दी जा चुकी थी। ना नियम ना परंपरा इस बात की इजाज़त देते थे कि जिस बात की रूलिंग चेयर दे चुका है, स्पीकर साहब दे चुके हैं, उसके बाद भी वो उस विषय को उठाने की जिद लेकर किसी भी दूसरे दल को उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती दी गई है। यह चुनौती अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर की है। आवेदन में कहा गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर मामलों में किसी पदासीन मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से पेश होना संवैधानिक रूप से अनुचित, संस्थागत रूप से अवांछनीय और कानूनी रूप से अस्थिर है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि एसआईआर से जुड़े मुद्दे व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि राज्य शासन और चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों से संबंधित है, इसलिए मुख्यमंत्री व्यक्तिगत क्षमता में पेश नहीं हो सकती। आवेदन में यह भी कहा गया है कि राज्य पहले से ही वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहा है और मुख्यमंत्री की उपस्थिति न्यायिक परंपराओं और स्थापित प्रथाओं के विपरीत है। इसके अलावा उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मामलों को वकीलों के जरिए आगे बढ़ाएं ताकि संवैधानिक अदालतों की गरिमा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे। अर्जी में यह भी तर्क दिया गया है कि किसी भी पदासीन मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति से प्रतीकात्मक दबाव या संस्थागत असंतुलन की आशंका पैदा हो सकती है, जो शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत को प्रभावित कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। आवेदन में पश्चिम बंगाल में एसआईआर की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। यह खबर संवैधानिक और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में सत्ता और व्यक्तिगत उपस्थिति के संवैधानिक पहलुओं पर सवाल उठाती है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार सोमवार यानी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वह 2 दिन पटना में रहेंगे। पटना एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। नितिन नवीन के स्वागत को लेकर पूरा पटना बैनर और पोस्टरों से पट चुका है। बेली रोड, फ्रेजर रोड, अशोक राजपथ समेत कई इलाकों में उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वह 2 दिन कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सोमवार को बापू सभागार में राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा और इसे लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से बिहार ब्यूरो हेड हमारे एसके राजीव जी। एसके राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार पटना आ रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं और खासकर कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी? राजीव जी, आपको आवाज आ रही है? साढ़े 12 बजे के करीब जो है वो नितिन नवीन सर्विस फ्लाइट से जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और भव्य तैयारियां की गई हैं स्वागत की नितिन नवीन के आगमन को लेकर के। क्योंकि देखिए प्रिया, दरअसल में नितिन नवीन जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं और अभी हम जिस जगह पे मौजूद है इस इलाके के विधायक नितिन नवीन ही है। तब अंदाजा लगाइए कि बिहार का बेटा अगर पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है और अगर वो पहली बार बिहार दौरे पर आ रहा है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं से लेकर जो आम लोग हैं उन तमाम लोगों का जोश जो है वो काफी हाई है। और यही वजह है कि पूरे बिहार से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो है वो पटना बुलाया गया है और लगभग 1-1.5 बजे के करीब जो है वो बापू सभागार पहुंचेंगे, जहां पर की कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर देर शाम जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर फिर पार्टी कार्यालय में वो वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिसमें कि विधायक भी मौजूद होंगे, संगठन से जुड़े हुए लोग जो है वो मौजूद होंगे, उनके साथ वो बैठक करेंगे और फीडबैक देने की कोशिश करेंगे कि भाई बिहार में बीजेपी के लिए और क्या संभावना है। क्योंकि आपको ये पता है कि बिहार में बीजेपी जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर करके सामने आई है। तो किस तरीके से आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी की कंफर्ट सरकार बने, अपनी सरकार बने, इस पर पूरी तरीके से उनका फोकस रहेगा। दूसरी जानकारी मिल रही है उसके बाद वो कल यानी कि कल 10 तारीख को वो विधानसभा जाएंगे, क्योंकि बजट सत्र जो है वो चल रहा है और आपको पता है प्रिया कि जो भी बजट सत्र होता है तो उसमें कम से कम 1 दिन के लिए भी उपस्थिति विधायकों की वो जरूरी होती है। तो कल नितिन नवीन विधानसभा आएंगे, वहां जाकर के वो विधानसभा के सत्र में भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल वो बिहार के बांकीपुर से, पटना के बांकीपुर से जो है वो विधायक है।
तो नितिन नवीन का पहला दौरा है बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य तैयारियां की गई। और अभी हम जहां पर मौजूद हैं, यही बीजेपी कार्यालय पूरा देख सकते हैं कि पोस्टरों से जो है वो पाट दिया गया। हम आपको दिखाएंगे तो देखिए किस तरीके से नितिन नवीन का जो बैनर पोस्टर है वो हर जगह पे लगाया गया है बड़ी संख्या में वो यहाँ पर, और कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं, और जगह जगह पर होर्डिंग लगाया गया है, झंडा जो है वो जगह जगह पे लगाया गया है। तो नितिन नवीन के स्वागत की पूरी तैयारियां जो है वो आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं से की गई है। और थोड़ी देर बाद जब नितिन नवीन पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर आपको जितने भी बड़े बीजेपी के नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, कई मंत्री हैं, संजय सरावगी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। जी प्रिया। जी जी राजीव जी, आगामी कुछ राज्यों में भी चुनाव हैं, क्या उन चुनाव की तैयारियां भी बिहार से होकर निकलेगी, क्या क्या जानकारी है? राजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव जी जानकारी देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर सूरत से। देश की समुद्री सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और राष्ट्रभक्ति का संदेश लेकर सीआईएसएफ की वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 आज सूरत के वेसू क्षेत्र पहुंची, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस साइक्लोथॉन में उप मुख्यमंत्री हरीश भाई संघवी और विशेष रूप से उपस्थित रहे। 25 दिवसीय इस अभियान में 130 सीआईएसएफ जवान, जिनमें 65 महिला जवान शामिल हैं। गुजरात के कच्छ स्थित लखपत से केरल के कोचीन तक लगभग 35,052 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे साइक्लोथॉन का उद्देश्य समुद्री तटों की सुरक्षा, ड्रग्स व हथियारों की तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष भाई संघवी ने कहा कि सीआईएसएफ के जवान रिश्तों से ऊपर उठकर 24 घंटे देश की सुरक्षा में समर्पित रहते हैं। महिला जवानों की सक्रिय भागीदारी नारी शक्ति और सशक्तिकरण का सशक्त प्रतीक है। सुरक्षित तट समृद्ध भारत के संकल्प के साथ यह साइक्लोथॉन देश भर के राष्ट्रहित का संदेश फैला रही है। नेपाल में 5 मार्च 2026 को होने वाले संसदीय प्रतिनिधि सभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक बिहार के सुपौल जिले के भीमनगर थाना परिसर में हुई, जिनमें दोनों देशों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। भारत की ओर से वीरपुर एसडीएम नीरज कुमार और एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार, जबकि नेपाल की ओर से सुनसरी जिले के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार थावे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव अवधि के दौरान सीमा पर सुरक्षा को और सुदृढ़ करने, विशेष निगरानी और गश्त बनाने पर सहमति बनी। घुसपैठ, असामाजिक तत्वों की आवाजाही, सीमा पर अपराध, शराब, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संयुक्त पेट्रोलिंग और त्वरित सूचना साझा करने की व्यवस्था को सक्रिय रखने पर भी जोर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मतदान के दौरान सीमा क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए मतदाताओं को निर्बाध मतदान सुनिश्चित कराना और दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। क्या अब हमारे नेपाल में इलेक्शन हो रहा है, अब 26 दिन है, तो उससे चुनाव के लिए सीमा के लिए और सीमा पर जो अपराध और इलेक्शन के लिए कोई क्राइम और बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग के लिए ये इनफॉर्मल मीटिंग के लिए हम आए हैं। और इसमें स्पेशली I came here for coordination and some of our counterparts meeting as well as thank you. हम लोग का इंडो नेपाल का मासिक बैठक भी होता है और उसी कड़ी में चूँकि आगामी
5 मार्च को नेपाल में क्षेत्र में जो चुनाव है उसके मद्देनज़र सुनसरी डिस्ट्रिक्ट के एसपी सर भी आज बैठक में आए हैं। हम लोग जिस प्रकार से अपने चुनाव में बैठक करते हैं उसी उद्देश्य से भी सर आए हैं यहाँ पे, और जो आपसी जो समन्वय होता है इंटर बॉर्डर का, उसी से रिलेटेड बातचीत हुई है। हम लोग का इंडो नेपाल बॉर्डर का जो मीटिंग होता है और आगामी 5 मार्च को नेपाल में चुनाव होना है, उसके उद्देश्य से बैठक की गई है। विभिन्न बिंदुओं पर बात हुई है, बॉर्डर सीलिंग वगैरह कैसे होगा और बॉर्डर पर जो भी अवैध गतिविधि है उस सब पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने के लिए बैठक की गई है, जो हम लोग हर महीने कैसे भी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में एक दर्दनाक हादसे के बाद हालत बेकाबू हो गए। मुरसान कस्बे के मोहल्ला मढ़ैया में तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे 2 वर्षीय मासूम यश को कुचल दिया। कार में सवार 3 लोग मौके से फरार हो गए और परिजन बच्चों को पहले हाथरस के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। अलीगढ़ ले जाते समय रास्ते में मासूम की मौत हो गई और बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के बाहर मथुरा बरेली हाईवे जाम कर दिया और आरोपियों को भीड़ के हवाले करने की मांग करने लगे। इसी दौरान थाने पर पथराव भी हुआ, जिसमें नगर पंचायत के चेयरमैन सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालत को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, जिसके बाद यातायात बहाल किया गया। हाथरस के थाना मुरसान में एक लगभग 1530 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट अर्टिगा गाड़ी के द्वारा किया गया, जिसमें कि एक बच्चा जो जिसकी उम्र करीबन 3 वर्ष थी और उसका नाम यश था, वो बुरी तरह घायल हो गया। तुरंत उस बच्चे को समुचित चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भेजा गया और चालक एवं परिचालक जिसके द्वारा की यह घटना जिस वाहन के द्वारा घटना की गई थी उसे गिरफ्तार किया गया और वाहन को भी तुरंत पुलिस के कब्जे में लिया गया। साथ ही सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया। उपचार के दौरान उस बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई। तत्पश्चात मृतक बच्चे के परिजनों के द्वारा थाना मुरसान के सामने आकर जाम लगा दिया गया, इस बात को लेके कि जो कंडक्टर और ड्राइवर है वो उनके हवाले किए जाएं और उनके विरुद्ध वो स्वयं कार्रवाई करेंगे। उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया कि चूंकि सारी सुसंगत धाराएं और विधिक कार्रवाई की जा रही हैं और उनको जो वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है, इसके संबंध में प्रशासन को अवगत कराकर उनसे वार्ता की जा रही थी। सभी उपस्थित अधिकारियों के द्वारा उनको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भी पूरी तरह अच्छे से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार की शाम सुपौल के त्रिवेणीगंज और छतापुर में उनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मशाल जुलूस निकाला गया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। प्रदर्शन में दर्जनों समर्थक शामिल हुए और बिहार सरकार व पटना पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। समर्थकों का आरोप है कि सांसद पप्पू यादव न्याय की आवाज उठाने के कारण विशेष रूप से नीट छात्रा से जुड़े रेप और संदिग्ध मौत के मामले में सरकार और प्रशासन द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश बताया। मशाल जुलूस के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जिस पुलिस से अपराधियों को पकड़ने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की उम्मीद की जाती है, वही पुलिस जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई में सक्रिय दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें सांसद पप्पू यादव को तत्काल रिहा किया जाए, नीट छात्रा मामले में दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए और पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बजट सत्र के दौरान संसद में हुए हंगामे को लेकर विपक्ष विशेषकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा अभी बाकी है, लेकिन विपक्ष की सोची समझी राजनीति के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। चिराग ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा नहीं होने दी गई। राहुल गांधी की जीत पर तंज कसते हुए चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के हट के कारण न केवल सदन की कार्यवाही रुक रही है, बल्कि अन्य विपक्षी दल अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में कागज फाड़ना और आसन के सामने खड़े होकर हंगामा करना लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। ममता बनर्जी और अन्य क्षेत्रीय दलों की चुप्पी पर सवाल उठाते
बताते हुए चिराग ने कहा कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, लेकिन संसद में अपनी बात रखने का मौका आने पर चुप रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इसे केवल राजनीति का अखाड़ा बना रहा है। चिराग पासवान ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी के अहंकार और जिद के कारण पूरे विपक्ष को नुकसान हो रहा है और जनता के पैसे की बर्बादी भी हो रही है। बजट प्रस्तुत किया गया और इस बजट को लेकर सदन में अभी चर्चा होनी बाकी है, पर जिस तरीके से विपक्ष ने सदन को पूरी तरीके से सदन में गतिरोधक बनके सदन को चलने से रोकने का एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष ये भूमिका निभा रहा है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं हो सकी। कई दलों ने जो अपनी बातों को रखना चाहते थे, यकीनन उसमें सत्ता पक्ष के भी लोग थे, हम लोगों के सांसद ने भी तैयारी कर रखी थी, पर विपक्ष के भी कई ऐसे सांसद थे जो अपनी बातों को रखना चाहते थे, अलग अलग दलों के। पर सिर्फ एक व्यक्ति की जिद में, नेता प्रतिपक्ष की जिद कि अगर मैं कहूँगा तो इसी विषय पे बात करूँगा, जबकि चेयर के माध्यम से उस पर रूलिंग दी जा चुकी थी। ना नियम ना परंपरा इस बात की इजाज़त देते थे कि जिस बात की रूलिंग चेयर दे चुका है, स्पीकर साहब दे चुके हैं, उसके बाद भी वो उस विषय को उठाने की जिद लेकर किसी भी दूसरे दल को उन्होंने बोलने का मौका। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।